अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मुझे आज की इस वीडियो में सवात में होने वाले उस अफ़सोसनाक वाक़ये के ऊपर बात करनी है जिसने एक मर्तबा फिर पूरे पाकिस्तान के बाज़मीर लोगों को हिला डाला है, उन्हें झंझोड़ कर रख दिया है। किस बेदर्दी के साथ, किस सफ़ाकी के साथ, किस बेरहमी के साथ उस सियालकोट के टूरिस्ट को सवात के लोगों ने थाने से निकाल कर ज़िंदा जलाया, आप उस सफ़ाकी का शायद अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। लेकिन कम अज़ कम उस वीडियो को देखकर मैं कांप कर रह गया और मैंने सोचा कि मैंने बहुत अच्छे वक्त में पाकिस्तान को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि आपने अपने करियर के पीक के ऊपर क्यों पाकिस्तान को छोड़ने का फ़ैसला किया। क्योंकि मैं अक्सर सोचा करता था कि अगर आप एक टेलीविज़न एंकर हैं, आप एक न्यूज़ एंकर हैं, आप एक प्रोग्राम एंकर हैं, तो आपने आईएसपीआर के स्क्रिप्टेड एजेंडे से बाहर जाने की कोशिश भी की, तो आपका हशर जो है कैदी नंबर 804 की तरह कर दिया जाएगा। मैं इमरान खान की हिमायत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ये समझता हूँ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मौके की तलाश में है। लेकिन पाकिस्तान जहाँ पर फ़ौज का, जहाँ पर मज़हब का, जहाँ पर मौलवी का इस बुरी तरह से कंट्रोल है कि वहाँ पर एक आज़ाद सोच का पनपना जो है वो दुश्वार हो गया है। वापस आते हैं सवात वाले वाक़ये की तरफ कि आप खुद सोचिए कि एक शख्स जो है अगर कुरान मजीद को जलाना चाहता है तो क्या वो ऐसी हरकत करने के लिए सियालकोट से टूरिज़्म के ऊपर सवात जाएगा और उसके बाद उस वाक़ये के चश्मदीद गवाह भी प्रोड्यूस करेगा कि हाँ ये देखो मैं कुरान जला रहा हूँ। ज़रा आप खुद सोचिए कि किसी को कुरान जलाने की ज़रूरत क्या है। मुझे नहीं समझ आती कि इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ पर्सनल स्कोर्स जो हैं वो सेटल करने की वो कोशिश की जाती है लोगों की जानिब से कि मैं तुम पर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा दूंगा, मैं तुम पर कुरान का जलाने का इल्ज़ाम लगा दूंगा, मैं तुम पर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगा दूंगा। हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के भी वाक़यात पेश आए हैं जब एक लड़की ने शादी से इनकार किया तो लड़के ने इंतकाम लेने के लिए उस लड़की के ऊपर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा दिया और वो लड़की आज भी पाकिस्तान में जेलों की सलाखों के पीछे कैद है। मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है कि ये शायद 2016 या 2017 की बात है जब मुझे अयाज़ निज़ामी साहब ने फ़ेसबुक के मैसेंजर के ऊपर मैसेज किया कि मेरी जान को ख़तरा है, मुझे लगता है कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और मैंने कहा कि सर मैं बहुत कोशिश के बावजूद भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता सवाए आपको ये मशवरा देने के लिए कि आप एक तो शहर छोड़ दें और दूसरा जितनी जल्दी हो सकता है ये मुल्क छोड़ दें। लेकिन अगले ही दिन अयाज़ निज़ामी को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान के लोगों ने ये सोच लिया है कि वो इस्लाम के सबसे बड़े ठेकेदार हैं। पाकिस्तान के लोगों ने ये सोच लिया है कि वो इस वक्त इस्लाम की जो एक फ़र्ज़ी इज़्ज़त है उसकी हिफाजत के सबसे बड़े ठेकेदार हैं। अब 9 मई को अगर कोर कमांडर के घर में लोग घुसते हैं तो उसके ऊपर फ़ौज की मशीनरी हरकत में आती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की पकड़ धकड़ की जाती है, उसके बाद एक स्टेट परसिक्यूशन का अमल, एक विच हंटिंग का अमल शुरू कर दिया जाता है। लेकिन तौहीन रिसालत के इस तरह के वाक़यात में जब लोगों को ज़िंदा जलाया जाता है, लोगों को मॉब लिंचिंग की जाती है, तब स्टेट मशीनरी कहाँ जाती है। आपको याद होगा कि मशाल खान के वाक़ये के वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने यह कहा था आइंदा ऐसा वाक़या पेश नहीं आएगा। लेकिन हमने देखा कि जब मशाल खान के कातिलों को अदालतों ने नाकाफ़ी सबूत की बिना पर रिहा किया तो जमात इस्लामी के लीडर्स की जानिब से उन कातिलों के गले में फूलों के हार डाले गए। हमने देखा कि किस तरह से जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने लाहौर हाई कोर्ट में मुमताज़ कादरी को किस तरह गले से लगाया, उसके गले में फूलों का हार डाला। और जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो हैं इरफान सिद्दीकी के भाई हैं और इरफान सिद्दीकी जो हैं वो इस वक्त करंटली शरीफ बरादरान के बहुत करीब हैं और मियां नवाज़ शरीफ के जो दामाद हैं कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर मरियम नवाज़ के एक छोटे से शौहर हैं, वो भी अक्सर नामूस रिसालत जिंदाबाद के नारे लगाकर लोगों के अंदर मजहबी मुनाफरत को हवा देने की कोशिश करते हैं। अब मसला ये है कि इस तरह के वाक़यात जिसमें लोगों को ज़िंदा जलाया जाता है, लोगों की मॉब लिंचिंग की जाती है, पिछले दिनों सरगोदा में वाक़या पेश आया, उससे पहले इछरे में वाक़या पेश आया, उससे पहले हमने देखा कि किस तरह से वज़ीराबाद के अंदर इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हुए।
लाहौर में इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में इस वक्त मज़हब जो है एक ऐसा एक वॉलेटाइल ऑर्गन बन चुका है, एक ऐसा क्लाइटोरस की तरह सेंसिटिव ऑर्गन बन चुका है जिसकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि पेप्सी के क्रेट के ऊपर क्यूआर कोड से भी ब्लास्फेमी का जो एस्पेक्ट है वो लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो रियासत है उसने ये फैसला कर लिया है कि उसने इस ब्लास्फेमी के वेपन को एक स्ट्रेटेजिक हथियार के तौर पर यूज करना है, ताकि लोगों को एक दूसरे के अंदर उलझाए रखे। और जिस तरह से आपकी फौजी अशराफिया जो है, जिस तरह से आपकी जो ब्यूरोक्रेट अशराफिया है वो मुल्क पर हुकूमत कर रही है, तो ऐसे कमज़ोर लोगों के ऊपर हुकूमत करना जो है बहुत ज़्यादा आसान होगा। अगर आप गवर्नमेंट के किसी इदारे की फंक्शनिंग पर भी सवाल उठाएंगे तो बहुत मुमकिन है कि गवर्नमेंट के इशारे पर कोई मौलवी जो है आपके खिलाफ भौंकना शुरू कर दे, और एक बे मस्जिद के लाउड स्पीकर से होने वाला एक ऐलान जो है वो पूरी आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के जो अहलकार हैं, मेरे ज़ाती इल्म में ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जिन्होंने किसी के साथ अपना पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए एक मदरसे के मौलवी को बाकायदा सिर्फ इशारा किया, क्योंकि कुत्तों के आगे तो सिर्फ हड्डियां डाली जाती हैं, और उसके बाद जनाब उस इंटेलिजेंस एजेंसी के एहलकार का जो दुश्मन फ़र्द था, जो कि उसके साथ उसकी फजूल बातें नहीं मानता था, उसकी बातें मानने से इनकार करता था, उसके ख़िलाफ़ ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा दिया गया, और इस तरह से उन लोगों की जो ज़िंदगियां हैं वो बर्बाद हो गई। पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी जो है इस वक्त एक ऐसी नहर बन चुकी है जो हर साल नहीं बल्कि अब हर माह बंदा लेना शुरू हो गई है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोगों को बहुत जल्दी ये फैसला करना होगा कि अगर उन्हें इस चुंगल से निकलना है तो उन्हें मजहब की जो अथॉरिटी है उसे क्वेश्चन करना सीखना होगा। आज की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।